हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका शीत युद्ध का दौर, उसी का जो है इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। यानी कि दोस्तों सिर्फ हम लोग इस वीडियो में वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले साल पूछे जा चुके हैं, और उस क्वेश्चन को करेंगे जो कि इस बार बहुत ही चांस है आपको एग्जाम में पूछने का। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, काफी बड़ा चैप्टर है। हम लोगों ने जो है इस चैप्टर का पहले पूरा थ्योरी को आपको पढ़ा दिया है, एक्सप्लेनेशन को। तो जो भी उसको नहीं पढ़े हैं आप लोग जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप जो है पूरा थ्योरी को देख लीजिएगा, उसके बाद ही इन सभी क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के प्रश्न को करेंगे, तो आप लोग आराम से वीडियो को देखिए। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट आप लोग मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलिए, इससे आपका भी प्रैक्टिस होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो कब से माना जाता है। तो देखिए मैंने आपको बहुत ही डिटेल्स में बताया था कि जो शीत युद्ध की शुरुआत है वो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से माना जाता है। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आपको प्रश्न में पूछा जाता है। 1939 से लेकर के 1945 तक जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ठीक है, और जस्ट 1945 के बाद यानी कि 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आपका शीत युद्ध शुरू हो गया। कब से कब तक चला था, तो 1945 से लेकर के 1991 तक जो है आपका क्या चला था, शीत युद्ध का दौर चला था। तो यह प्रश्न क्या पूछा, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाती है, तो 1945 के बाद से। करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था। देखिए प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है और मैं आपको बता भी चुका हूं कि दो गुट था आपका। ठीक है, एक आपका था अमेरिका, एक था आपका सोवियत संघ। देखिए कभी कभी यहाँ पर आपको सोवियत संघ दे देगा, कभी कभी आपको जो है यूएसएसआर दे देगा। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है आपका क्या चला था, शीत युद्ध चला था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा कि निम्न में से कौन प्रमुख कारण है, यानी कि ज्यादातर मुख्य रूप से कौन सा कारण है शीत युद्ध का। ठीक है, चलिए पहला देखिए आपका ऑप्शन है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद। दूसरा क्या है, विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद। तीसरा है आपका युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, थर्ड का जो है राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि ये तीनों जो है आपका क्या है, प्रमुख कारण है शीत युद्ध होने का। ठीक है, सबसे पहला क्या है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है सैद्धांतिक कुछ मतभेद था, जैसे कि अमेरिका चाहता था पूंजीवादी हो, वहीं पे सोवियत संघ जो चाहता था वो क्या, साम्यवादी हो। ठीक है, उसके बाद विजित प्रदेशों पर, यानी कि जहां जहां वो लोग जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जहां जहां वो लोग विजय किए थे, जैसे मान लेते हैं आपको पता ही होगा अफगानिस्तान के बारे में, तो उस समय जो है अफगानिस्तान में कैसे रसिया कब्जा करता है, तो फिर अमेरिका जो है बिना मतलब का जाके वहां पर टांग आता है। तो सेम यानी कि कोई चाहता था कि नहीं इस पर मेरा मतलब की संबंधी विवाद हो, और उसी के बाद कोई अगर अमेरिका चाहता था कि उसमें मेरा राज हो। ठीक है, उसके बाद युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। तो ये सभी जो है रीजन है मुख्य तौर से किसका, शीत युद्ध का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की जो स्थापना है वो कब हुई थी। प्रश्न देखिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बताया हूं, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि आपको पता होगा 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जार निकोलस द्वितीय यानी कि जो जार शासन है वो 1917 में खत्म हो गया था, और जस्ट जारशाही शासन यानी कि जार शासन खत्म होने के बाद सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी, जो कि कब हुई थी, 1917 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, जारशाही शासन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है, ये भी देखिए आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, बिल्कुल 5 का आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ की सेना को जो है लाल सेना कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग किसने किया था और कब किया था। देखिए अणुबम दे देगा कभी कभी ऑप्शन में आपको, कभी कभी आपको ऑप्शन में परमाणु बम दे देगा, तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अणु और परमाणु दोनों एक प्रकार का यहाँ पर आपको सेम समझना। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी जो है ये जापान का दो जगह है। यहाँ पर कौन हमला किया था, तो आपको पता ही होगा अमेरिका किया था। कब किया था, अगर आपको प्रश्न पूछ दे, ठीक है, कब किया था, तो 1945 में किया था। कब किया था, 1945 में। तो प्रश्न क्या पूछा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग कब किया गया था, तो मैंने आपको अभी बताया 1945, यानी कि 6 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। और जब 1945 पर हमला किया, किस पर, जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी की जगह पर, तो उसके बाद से ही जो है युद्ध जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, और बहुत ही परमाणु बम जो है बहुत ही खतरनाक होता है। अभी भी इसके कारण वहां पर जो है नेंगरा लुल्ला बच्चा, अभी भी अपाहिज बच्चे वहां जो है पैदा होते हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, मार्शल योजना कब से शुरू हुई थी। मैं आपको ये प्रश्न बताया भी था, मार्शल योजना के बारे में आपको एकदम डिटेल्स में याद रखना है। देखिए हमारा जो देश आजाद हुआ था वो कब हुआ था, 1947 में। ठीक है, तो जस्ट 1 साल के बाद यानी कि 1948 में जो है
मार्शल योजना शुरू हो गया था जस्ट 1 साल के बाद। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। और वहीं पे एक प्रश्न और बनता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1947 में भारत देश आजाद हुआ। जस्ट 1 साल बाद यानी कि 1948 में क्या हुआ, मार्शल योजना शुरू हुआ। ठीक है, उसके जस्ट 1 साल बाद नेटो का नाटो संधि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आपको बताया भी हूं। नेटो का जो है एक प्रकार का गठन हुआ कब, 1949 में, अप्रैल के महीने में 1950 में। प्रश्न क्या था, मार्शल योजना। ठीक है, वो कब शुरू हुआ था, 1948 में। आपको पूछे कि मार्शल योजना क्या है, तो आपको सिंपल डिफिनेशन देना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की स्थिति जो है काफी खराब हो गई थी, इसीलिए अमेरिका चाहा सभी देशों का हेल्प करने के लिए चाहा। ठीक है, तो वो हेल्प करने के लिए एक प्लान बनाया जिसका नाम रखा, एक योजना बनाया जिसका नाम रखा मार्शल योजना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या है आपका, मेरे साथ साथ आप लोग आंसर देते हुए चलिए। ठीक है, इससे आपका प्रैक्टिस होगा, तो प्लीज आप लोग कमेंट में जो है आंसर देते हुए चलिए। और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपकी जो तैयारी है, नया बैच जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसलिए जितने भी लोग अपने सारे दोस्तों को शेयर नहीं किए, प्लीज कम से कम आपको अपने 5 दोस्तों को शेयर करना, चाहे फोन करके, व्हाट्सएप में, जैसे भी हो, टेलीग्राम में, लेकिन आपको जरूर शेयर करना है। ठीक है, न्यू बैच जो है वो स्टार्ट आपका हो चुका है और तैयारी जो है बिल्कुल शुरू हो चुकी है, जबरदस्त तैयारी होगी। आप लोग एकदम शेयर जरूर कीजिएगा और जितना चीज आपको बोलते हैं बस उतना आप फॉलो कीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, 400 प्लस टारगेट आपको रखना है, 450 प्लस, 400 प्लस, 400 प्लस 100% आप लेके आएंगे अगर जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे करेंगे तो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या था, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी। देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, बिल्कुल 8 की जो है पर करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, 1948 में। ठीक है, तो सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की जो नाकेबंदी है वो कब की गई थी, 1948 में। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, 2021 में पूछा गया था और मैं आपको अभी बताया कि नाटो की जो स्थापना कब हुई थी, बिल्कुल 1949 में, 4 अप्रैल 1950 में। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, नाटो की स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 में। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नाटो की स्थापना क्यों हुई थी अगर आपको पूछा जाए तो सिंपली यही करना है कि यूरोपीय देशों ने सोवियत संघ के खिलाफ, यूरोपीय देशों ने सोवियत संघ के खिलाफ जो है मिल करके एक क्या बनाया, संगठन बनाया जिसका नाम रखा नाटो। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि अगर सोवियत संघ किसी पर भी हमला करेगा, मान लेते हैं गुट बनाया जिसमें 10 देश है, तो इस 10 में से किसी पर भी अगर हमला करेगा तो ये बाद में ये 10 देश मिलकर के जो है उस पर हमला करेगा। ठीक है, तो नेटो संधि में अभी प्रेजेंट में जो है टोटल 30 देश है। कितना है, 30 देश है। और जब इसकी स्थापना की गई थी नेटो की तो उस समय टोटल 12 देश था। तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेटो की स्थापना के समय उस समय टोटल सदस्यों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो टोटल 12 थी। और अभी वर्तमान में जो है टोटल 30 देश जो है इसमें है, किसमें, नाटो में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको पूछा गया। चलिए नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही इंपोर्टेंट पर बताया, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना। ठीक है, तो आपको पता ही होगा पूर्वी यूरोप का जो एक प्रकार का बोल सकते हैं जो नेतृत्व वो कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था। और जो पश्चिमी यूरोप का जो नेतृत्व वो कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। ठीक है, अमेरिका कर रहा था। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न ये पूछा गया कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मैंने अभी आपको बताया कि पश्चिमी यूरोप में सोवियत के प्रभाव के विस्तार को रोकना, यानी कि सोवियत का जो प्रभाव बढ़ रहा था पश्चिमी यूरोप में, बस उसी को रोकना, ये मुख्य रूप से उसका उद्देश्य था। ठीक है, सिद्धांत था। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, नाटो की स्थापना के समय, अभी मैंने आपको बताया कि नाटो की स्थापना के समय कितने, मतलब कि कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो है 20 दिया हुआ है, लेकिन नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर जो है आपका 12 देश होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि नाटो की स्थापना के समय जो है टोटल देशों की संख्या कितनी थी, 12। तो करेक्ट से यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है मतलब 12 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सदस्य कब बना था, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बिल्कुल 12 के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1971 में। ठीक है, तो चीन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, 1971 में। करेक्ट आंसर आपका 12 का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको जाएंगे 13, अमेरिका में वाटर गेट कांड की जो घटना है वो कब हुई थी, वाटर गेट कांड की जो घटना है वो कब हुई थी अमेरिका में। 13 का बिल्कुल सही जवाब आपको हो जाएगा 1974 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 73 में, 80 में, 85 में, 91 में। बिल्कुल 14 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 1973 में। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, क्यूबा की मिसाइल संकट के समय संघ के जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे। देखिए मैंने आपको बताया है क्यूबा के मिसाइल संकट क्या होता है, तो अमेरिका के बगल में जो एक जगह था, एक द्वीप था जिसका नाम क्या था, क्यूबा। ठीक है, यही क्यूबा पर जो है किसका कब्जा था, एक तरीके से बोल सकते हैं तो रूस का। ठीक है, तो वही इसी को बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, क्योंकि रसिया जो है
जब यहाँ पर था, कहाँ पर, क्यूबा में जब था, तो एक ऐसी स्थिति आ गई थी जिस समय क्यूबा जो है अमेरिका पर हमला करने ही वाला था, लेकिन अमेरिका को कुछ हफ्ते बाद पता चल गया, जिसके कारण ये युद्ध नहीं हो पाया। बस इसी संकट को बोलते हैं क्यूबा संकट। तो बताइए उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल 15 के दोस्तों आंसर आएंगे निकिता खुश्चेव। ठीक है, खुश्चेव, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 16, मार्शल योजना क्या थी? तो मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल 16 की जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। ठीक है, तो अमेरिकी सहायता, पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से निर्माण होने के लिए। ठीक है, तो यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, बिल्कुल सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ये हो जाएगा मार्शल योजना। ठीक है, मार्शल योजना आपका यही था। बाकी सोवियत संघ पर आर्थिक प्रबंधन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अमेरिका में आतंकवादियों की समाप्ति के लिए योजना बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना, यानी कि साम्यवादी शासन का और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्शल योजना जो है वो अमेरिका लेके आया था। तो अमेरिका क्यों लेके आया था? तो यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपका, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प जो है यहाँ पर सही है? चलिए पहला विकल्प आपका क्या है? उत्तरी अमेरिकी सही संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अमेरिकी आतंक निरोधक संगठन, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि सिंपली आपको नेटो का जो है फुल फॉर्म बोलना है, लेकिन हिंदी में। ठीक है, 17 का बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी 17 का जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? देखिए 2018 में आपको एक प्रश्न पूछा गया है एनुअल एग्जाम में, कौन सा देश के प्रभुत्व से जो है एक ध्रुवीयता कायम हुआ? तो आपको पता है एक ध्रुवीयता किसकी वजह से कायम हुआ होगा? बिल्कुल 18 का जो यहाँ पर सही जवाब है वो आपको जाएगा अमेरिका। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब शीत युद्ध खत्म हुआ था 1991 में, तो उसके बाद जो रूस है वो टूट गया, सोवियत संघ टूट गया। ठीक है, तो जिसके कारण रूस जो है वो कमजोर पड़ गया और अमेरिका का जो दबदबा है वो बढ़ गया, इसलिए जो है इससे एक ध्रुवीयता की जो स्थिति है कायम हो गई। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब देखिए आपके समक्ष अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, ये आपको पूछा जा रहा है, जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प आपका क्या है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा, सहयोग के संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो। बिल्कुल ये संयुक्त राष्ट्र संघ चाहता था कि क्या हो, शांति हो पूरी दुनिया में, सुरक्षा हो, सहयोग के मतलब कि सहयोग वगैरह हर चीज हो। ठीक है, दूसरा क्या है, आने वाले पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना, यानी कि कोई भी युद्ध वगैरह होने से बचाना, बिल्कुल इसका यही सिद्धांत था। तीसरा क्या है, राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा। जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ। ठीक है, तो यूएनओ का जो है आपका एक प्रकार का बोल सकते हैं सिद्धांत है, उद्देश्य है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। सभी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, हेलसिंकी भावना का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? हेलसिंकी भावना, देखिए पीडीएफ जो है आपको सिंपली मिल जाएगा गूगल पे आपको सर्च करना है तनु क्लासेस, आपको वेबसाइट पर जाना है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर आपको अगर थ्योरी वगैरह हर चीज का पीडीएफ चाहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझे। ठीक है, इस नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से, आपको जो है वहां पर मिल जाएगा। सॉरी नंबर थोड़ा गलत है आपका, देखिए 7661532320। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही नंबर है। चलिए यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया, हेलसिंकी भावना को जो संबंध है वो किससे है? बिल्कुल 20 का जो सही जवाब है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, इसके राइट आंसर हो जाएंगे तनाव शैथिल्य से, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नव जागरण का परिणाम था? बिल्कुल 21 के जो सही जवाब है वो हो जाएगा एशियाई महादेश के। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो एशियाई महादेश के मूल्य के लोगों के नव जागरण का परिणाम था, ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किन के प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति जो है अस्तित्व में आई थी? तो जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल था ही, उसके बाद जमाल अब्दुल नासिर बिल्कुल ये भी था, मार्शल जोसेफ टीटो बिल्कुल ये भी था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों व्यक्ति, वैसे तो 5 टोटल व्यक्ति थे। ठीक है, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, टोटल कितने व्यक्ति थे? 5। ठीक है, 3 तो लाने वाला और 2 जो है सहयोग करने वाला। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा कि गुट निरपेक्षता की नीति जो है अस्तित्व में जो आया, अच्छा गुट निरपेक्षता मतलब क्या हो गया, यानी कि अपने को दूसरों से अलग रखना मतलब होता है गुट निरपेक्षता। और गुट निरपेक्षता नीति अगर हम लोग बेसिकली मतलब समझिए तो जो 2 देश था उस समय, एक आपका था सोवियत संघ जो कि है रूस मतलब कि यूएसएसआर, ठीक है, उसके बाद एक था आपका अमेरिका। इन दोनों से अलग रह करके एक तीसरा ऑप्शन में जाना, उसी को बोलता है गुट निरपेक्षता की नीति। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उस समय टोटल ये 3 जो एक प्रकार का बोल सकते हैं नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, मार्शल जोसेफ बराज टीटो, इसका जो है प्रभुत्व एक प्रकार का बोल सकते हैं मेन रोल जो अदा किया है। ठीक है, वो इन्होंने किया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 23, नेहरू, नासिर एवं टीटो के द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षता के आधारों में निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रश्न क्या पूछा, नेहरू, नासिर एवं टीटो के द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षता की जो नीति है, एक प्रकार का बोल सकते हैं उद्देश्य है,
उसमें से कौन सा यहाँ पर जो है सही है। ठीक है, 23 का जो सही जवाब है बिल्कुल यहाँ पर आपको देखना होगा एक एक करके। राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, बिल्कुल आपका ये भी सही जवाब होगा। सदस्य राष्ट्र द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, बिल्कुल ये भी सही जवाब हो जाएगा। सदस्य राष्ट्र द्वारा किसी सैनिक गुट से अलग रहना, बिल्कुल आपका सैनिक गुट से अलग रहना, बिल्कुल ये सभी उद्देश्य था। तो करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन आपका डी 23 का सही हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन है। गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक जो है निम्नलिखित में से कौन है। शीत युद्ध, सैनिक युद्ध से अलग रहना, राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा। 24 का बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपको पता है गुट निरपेक्षता जो एक प्रकार का स्थापना हुआ था वो तो शीत युद्ध के कारण हुआ ही था। सैनिक युद्ध से अलग रहना, यानी कि जो सैनिक युद्ध चल रहा था अमेरिका और किसके बीच, सोवियत संघ के बीच। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, यानी कि राष्ट्र जो है वो स्वतंत्र रहे, किसी देश के अंदर बना रहे, ये एक प्रकार का बोल सकते हैं मेन सिद्धांत था। तो 24 का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या था कि अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का जो है सदस्य नहीं बनने दिया, बताइए 1970 तक। तो बिल्कुल आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको पता ही होगा, मैंने आपको शुरू में बताया। 25 का बिल्कुल जो सही जवाब है हो जाएगा साम्यवादी चीन को। जी हाँ, और आपको प्रश्न पूछा जाए कब बना था, तो 1970 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नहीं 1971 में, सॉरी 1971 में जो है क्या बना था, चीन जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं साम्यवादी का, यानी कि साम्यवादी देश संयुक्त राष्ट्र का जो है सदस्य बना था, लेकिन उससे पहले अमेरिका जो है इसको नहीं बनने दिया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रतीक है वो कौन था। सबसे बड़ा प्रतीक, देखिए प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है आपका, बिल्कुल 26 का आपको सही जवाब यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था, बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। बिल्कुल 26 का जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक माना जाता है। तो दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक माना जाता है, 1939 से लेकर के 45 तक, ये जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक माना जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1919 तक जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 45 तक चला था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था। चलिए उस समय तो आपको ये तो पता चलेगा कि मिखाइल खुश्चेव जो है वो क्या था, वो जो है सोवियत संघ का एक प्रकार का बोल सकते हैं राष्ट्रपति था। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बिल्कुल 28 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आपको पता भी है कि कैनेडी जो है वो रूस रसिया के हथियार वगैरह को रोकने के लिए जो क्यूबा में आ रहा था, क्यूबा में जो रसिया के द्वारा भेजा जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए कैनेडी जो है बहुत ही एक प्रकार का बोल सकते हैं फरमान जारी कर दिया था। ठीक है, तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो कौन थे, तो जॉन एफ कैनेडी थे। ऑप्शन आपका ए 28 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, जर्मनी का एकीकरण जो है कब हुआ था, 2013 और 21 में। देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है जर्मनी का एकीकरण के बारे में। 29 का बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा 1990 में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण हुआ, इसके कारण भी जो है शीत युद्ध खत्म हुआ था 1991 में। ठीक है, ये भी एक रीजन है बहुत बड़ा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण शीत युद्ध के दौरान, पहले यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो बिल्कुल 1990 में। अब शीत युद्ध के दौरान, तो शीत युद्ध हो या कुछ हो, कब हुआ था। अच्छा डेट दिया हुआ है, सितंबर और अक्टूबर, ये दोनों डेट में आपको एक डेट को बताना, बिल्कुल हो जाएगा आपका अक्टूबर 1990 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का जो एकीकरण है वो आपका हुआ था अक्टूबर 1990 में। ये देखिए आपका 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान जो है शक्ति के टोटल कितने केंद्र थे आपको पता होगा। 31 का बिल्कुल आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 2, क्योंकि आपको पता है 1991 से पहले 2 टोटल शक्ति केंद्र था, एक था पूंजीवादी अमेरिका और एक था साम्यवादी सोवियत संघ। लेकिन 1991 के बाद सिर्फ एक केंद्र रह गया जिसका नाम था अमेरिका। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान शक्ति के केंद्रों के, यानी कि जो शक्ति के जो केंद्र थे वो टोटल 2 थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था। 2016 का एनुअल एग्जाम में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था। बिल्कुल 32 का जो यहाँ पर सही जवाब है वो आपका हो जाएगा पटेल, नेहरू ने किया था। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर सी जो है ऑप्शन थोड़ा सा उलट पुलट है। ठीक है, ऑप्शन सी नेहरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन सी नेहरू, पटेल का तो उसमें कोई भूमिका ही नहीं था। 32 का सही जवाब बिल्कुल आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी नेहरू। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33,
1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? देखिए मैं आपको बताया था कि 1917 में जो है जार का जो शासन है, जिसको हम लोग बोलते हैं जारशाही शासन, वो खत्म हो गया था। अगर आपको प्रश्न पूछे जारशाही शासन कब खत्म हुआ था रूस से, तो 1917 में। और उसी समय कौन एंट्री किया था? तो बिल्कुल 33 का राइट आंसर जाएगा लेनिन। लेनिन जो है उसी समय आया और ये मार्क्सवादी सिद्धांत को लेकर के आया, साम्यवादी सिद्धांत को लेकर के आया। तो 1917 में रूस में जो है साम्यवादी राज्य की जो स्थापना है वो किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन आपका ए 33 का सही हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आपके समक्ष, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? देखिए पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है कब हुआ था? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका पूछा गया है। अच्छा कहां हुआ था पूछा गया है? बिल्कुल बेलग्रेड में हुआ था। आप लोग को पता होगा, बेलग्रेड में आपको पढ़ा भी चुका हूं कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में हुआ था। और अगर आपको पूछे कि कब हुआ था तो आपको याद रखना है 1961 में, ठीक है। तो अगर प्रश्न आपको पूछे कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था, जो कि यूगोस्लाविया में पड़ता है, ठीक है। और कब हुआ था? 1961 में हुआ था। टोटल जो उस समय देश था, यानी कि सम्मेलन में टोटल जो कंट्री था उस समय शामिल, टोटल कितना कंट्री था? तो 25 देश, ठीक है। टोटल 25 कंट्री उस समय जो है शामिल था। अगर हम लोग अभी वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में टोटल सदस्यों की संख्या इस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में टोटल कितना है, तो आपको दे रहा है वो 120, ठीक है। तो अभी जो है प्रेजेंट में टोटल सदस्य देशों की संख्या 120 है। लेकिन जब 1961 में पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, तो उस समय टोटल जो सदस्यों की संख्या कितना था? 25 था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? देखिए ऑप्शन आपका वैसे आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? 2015 में देखिए प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल 35 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका गुटनिरपेक्ष देश, ठीक है। तो दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? गुटनिरपेक्ष देश आते हैं। ऑप्शन आपका डी जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। गुटनिरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 36 का बिल्कुल आपको जो सही जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर 1985 में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? यानी कि विखंडन का जो परिणाम है सोवियत संघ का वो नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा? CIS का जन्म बताइए आप लोग फटाफट। बिल्कुल 37 का जो सही आंसर वो हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। अच्छा सुकर्नो हो गया, मार्शल टिटो हो गया, पंडित नेहरू हो गया, ये सभी थे, लेकिन आराफात नहीं थे। ऑप्शन आपका बी 38 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में यानी कि जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, टोटल हम लोगों ने जो है 38 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो प्लीज जो भी नहीं बना होगा उसको एक बार देख लीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर आपको ऐसी तैयारी कराई जाती है। और एक बार अपने सारे दोस्तों को कम से कम 5-6 फ्रेंड को शेयर करना है, बताना कि यहाँ पर जो है तैयारी शुरू हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त तैयारी होगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हिंदी और इंग्लिश की भी क्लास बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी, ठीक है। और 2-2 करके क्लास आपका रोज होगा, बस कुछ ही दिन आप रुक जाइए, उसके बाद फिर सब कुछ जो है शेड्यूल बाय शेड्यूल चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसका पहले थोड़ी पढ़ा दिया, जो नहीं पढ़े पढ़ लीजिएगा और ऐसे आप लोग तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, सभी सब्जेक्ट का कॉपी अलग अलग बनाइए, शुरू से पढ़िएगा तो आपको बाद में टेंशन कम होगा, आपकी जो तैयारी वो बहुत अच्छी होगी। और शुरू से नहीं पढ़िएगा तो लास्ट में फिर वही एकदम बैल के जैसा कुछ से कुछ पढ़िएगा, क्या से क्या मतलब अच्छा नहीं पढ़ाई होगा। जो बात है शुरू से पढ़िएगा, सिलेबस के तौर पर खत्म होगा, आपका बहुत मजा आएगा। एकदम थोड़ी पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, जैसे मतलब वैसे पढ़िए, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।